आइए दोस्तों, आज आपका एसएससी मास्टर क्लास एकेडमी के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से अपनी करंट अफेयर सीरीज़ के लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं, जो कि है 3 मई की जो करंट अफेयर्स है, जो हमारी डेली करंट अफेयर सीरीज़ है, जिसमें हम डेली टॉप 15 to 20 ऐसे क्वेश्चंस लेके आएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और एग्ज़ाम रिलेटेड होंगे, जिनके साथ स्टैटिक जीके जुड़ी होगी, जो कि आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। क्योंकि हर एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं जनरली, उनमें करंट अफेयर्स का जो वेटेज है बहुत बढ़ता जा रहा है। 4 से 5 क्वेश्चन तो हम मिनिमम मान के चलिए, और फिर उसके बाद स्टैटिक जी के भी वो कभी पूछ लेते हैं, कभी नहीं पूछते हैं। तो करंट अफेयर्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है अगर आपको जीएस में अपना स्कोर बढ़ाना है, जो कि आपको मनपसंद अपनी सीट दिलाता है। तो आइए, ये मेरे बारे में कुछ डिटेल्स हैं। मैंने एसएससी सीजीएल को 3 बार निकाला है, 2022 में, 2023 में और 2025 में। इस बार भी मुझे ऑफिस सुपरिटेंडेंट मिल गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। और 2024 में भी मैंने निकाला था, बट मेरी एज ज़्यादा होने के कारण मेरा लिस्ट में नाम नहीं आता, बट 2400 के लिए मैं फिर भी क्वालिफाई कर गया था, जो मेरे मार्क्स थे। ठीक है, तो ये मेरे बारे में कुछ डिटेल थी। तो आइए, आज हम अपने करंट अफेयर्स के जो करंट अफेयर्स हैं उसको चालू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। आज जो है मैंने थोड़ा सा इसमें चेंज किया है। पहले जो था हमारा केवल इंग्लिश में था, बट हम हमारा धीरे धीरे इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेगा। और आप मुझे बोलोगे तो मैं ना जो मेरे एक्सप्लेनेशन हैं उसको भी हिंदी में कर दूंगा, इमेजेस भी डालेंगे, हम लोग बहुत सारी नई नई चीज़ें करेंगे धीरे धीरे। बट प्लीज़ इस चैनल को आप लोग लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि क्या है कि जो भी मैं नया वीडियो लेके आता हूँ उसका आपके पास अपने आप ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन जो है वो यूट्यूब लेके आ जाता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, लाइक किया हुआ है, और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा आप लोगों के लिए मेहनत करने के लिए। क्योंकि हम लोग भी पूरे दिन लगे रहते हैं, कंटेंट इकट्ठा करते हैं, फाइल प्रिपेयर करते हैं, और फिर उसके बाद सारी चीज़ें आपके सामने लेके आते हैं। तो दोस्तों, प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब आते हैं पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द थीम फॉर द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ऑब्जर्व्ड ऑन द 3 मई। ठीक है, 3 मई को जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे अपना ऑब्ज़र्व किया जाता है, जिसके उसमें जो थीम है वो क्या होगी। जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज, शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स, रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, द इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन द प्रेस फ्रीडम, मीडिया फॉर डेमोक्रेसी, जर्नलिज्म इन द टाइम्स ऑफ डिसइंफॉर्मेशन। तो इसका आंसर है सी, रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड एंड द इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन द प्रेस फ्रीडम। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। ठीक है, एंड ये जो है क्या है। सबसे पहला देखते हैं कि जो 3 मई को जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे अपनाया जाता है, मतलब ऑब्ज़र्व किया जाता है विद यूनेस्को होस्टिंग इट्स फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो जो यूनेस्को है जो अपना फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस है वो लुसाका ज़ैम्बिया में बनाने वाली है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और इसकी जो थीम है, द रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, द इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन द प्रेस फ्रीडम, वॉज सेलेक्टेड टू एड्रेस द अर्जेंट चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंटेड बाय द जनरेटिव एआई एंड ऑटोमेशन इन द मॉडर्न जर्नलिज्म। तो एआई के इम्पैक्ट को जो मॉडर्न जर्नलिज्म है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये थीम रखी गई है। ठीक है ना, तो एआई का जो इम्पैक्ट होगा प्रेस फ्रीडम पर। और यूनेस्को जो है अपनी जो फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस है वो जो है वो यूनेस्को लुसाका ज़ाम्बिया में करेगा। ठीक है, अब उसके बाद जो है ये आप पढ़ सकते हैं कि ये थीम जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, और उसके बाद हम आते हैं इसकी स्टैटिक जीके पे। ठीक है, स्टैटिक जीके पे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो है जो कि मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इन दिसंबर में 1993 में सबसे पहले बनाया गया था, 1993 में। और it follows the recommendation of UNESCO's General Conference and commemorates the Windhoek Declaration of 1991, a statement of free press principles produced by the African journalist। ठीक है, जो इसकी नोडल एजेंसी है वो यूनेस्को है, और 3 मई को बनाया जाता है। यूनेस्को का फुल फॉर्म आप देख लीजिए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम है, एक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी होता है। ठीक है, जो कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारा निकालती है, और वो भी ठीक है वो निकालती है हमारा। और देखिए, और जो इसमें जो अवार्ड्स है, देखिए ये यूनेस्को जो है वो एक गिलमेरो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ भी निकालती है। ठीक है, ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम निकालती है। ठीक है, और विंड हॉक के जो 30+ डिक्लेरेशंस हैं, ठीक है, जो कि पब्लिक गुड और क्या कहते हैं इसका जो फ्रीडम ऑफ प्रेस से जो है हमारा आर्टिकल में कौन सा आर्टिकल 19 है, जो कि हमारे लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बताता है।
ठीक है, और जिसमें आर्टिकल 19(2) में एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। ठीक है, जो कि नेशनल सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट होते हैं, तो उस पर एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी है जो आर्टिकल 19 है, जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस को बताता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला, जिसमें हमारे क्या है, दो क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला तो कि उसकी थीम क्या होगी, और दूसरा ये यूनेस्को जो है अपनी फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस है वो जो है वो कहाँ पर कर रहा है, जो है लुसाका ज़ाम्बिया में अपनी क्या कहते हैं फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस कर रहा है। ठीक है, और ये जो है सबसे पहले 1993 से चालू किया गया था, और इसका जो है जो कि विंड हॉक डिक्लेरेशन था 1991 का, उसको अभी तक कमेमोरेट करते हैं, जहाँ पर फ्री प्रेस प्रिंसिपल्स को अफ्रीकन जर्नलिस्ट ने क्या कहते हैं प्रोड्यूस किया था। ठीक है, और इसमें अवार्ड्स भी हैं, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हो गया, इसमें इंडेक्स भी निकलता है, और एक ही वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ भी हो गया। ये तीन चीज़ें होंगी। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, तो इसका आंसर है भारत खेरा। ठीक है, भारत खेरा को एमएसएमई का न्यू वो अप्लाई किया, वो न्यू वो किया गया है। और अब आते हैं कि ठीक है, अब आते हैं कि जो भारत खेरा है वो जो है उनको सेक्रेटरी चुना गया है एमएसएमई का। ठीक है, एमएसएमई का चुना गया है, और जो ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा का एमएसएमई की डेफिनेशन के बारे में जानते हैं कि एमएसएमई में क्या होता है कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। माइक्रो का जिसका इन्वेस्टमेंट जो है 1 करोड़ से कम होगा, टर्नओवर जो है 5 करोड़ से कम होगा, वो माइक्रो एंटरप्राइजेज में आएंगे। जो स्मॉल में आएंगे कौन से, जिनका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है और टर्नओवर 50 करोड़ से कम है। और मीडियम में कौन आएगा, जिसका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से भी कम है और टर्नओवर जो है वो 250 करोड़ से कम है। ये तीन तरीके के डिस्टिंक्शन है। ठीक है, और इनका जो हेडक्वार्टर है एमएसएमई का, वो उद्योग भवन और न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और इनके की पोर्टल्स कौन कौन से, एक तो उद्यम है, चैंपियंस पोर्टल है, एमएसएमई संबंध है, एमएसएमई समाधान है। ठीक है, और इसमें जो जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं वो भी आप देख सकते हैं। एस्पायर एक स्कीम है, स्फूर्ति एक स्कीम है, पीएमईजीपी भी एक स्कीम है। ये तीन स्कीम है जो इससे पुराने आपको लिंक करने में मदद मिल सकती है। ठीक है, तो भारत खेरा को जो एक आईएएस ऑफिसर हैं उनको सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ में। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो है इकोनॉमिक बैकबोन है एमएसएमई सेक्टर, जो कि इंजन ऑफ द ग्रोथ बोला जाता है। 30% ऑफ कंट्री की जीडीपी जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, और 11 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देता है। ठीक है, पॉलिसी लीडरशिप भी है, बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनको ये एडमिनिस्टर करेंगे, जैसे कि उद्यम रजिस्ट्रेशन हो गया, रैंप स्कीम हो गया, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट है। तो ठीक है, तो बहुत सारे ये इनके रोल्स हैं, ये क्या क्या करेंगे इसमें। और हमने ये स्टैटिक जी के जान ली, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। कौन कौन से माइक्रो बोले जाते हैं, स्मॉल बोले जाते हैं, मीडियम बोले जाते हैं, कई बार ये क्वेश्चंस में आ जाता है, और आपको ऑप्शन रिजेक्ट करने में भी मदद करेगा। फिर हम आते हैं, ये हमारे कुछ और अलग अपॉइंटमेंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसी के साथ हम देख लेते हैं, इसी के साथ मैंने इसको लगा दिया था कि नए जो गवर्नर हैं वेस्ट बंगाल के, वो कौन हैं। जो कि सबसे पहले सीवी आनंदा बोस थे, उनकी जगह आए हैं ये हैं आरएन नवी। ये पहले तमिलनाडु के गवर्नर थे, उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। आरएन नवी एक फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर हैं। ठीक है, और अब ये आ गए हैं राजभवन में, चेन्नई टू कोलकाता। और ठीक है, और ये एक शिफ्ट शफलिंग हुई है। शिव प्रताप शुक्ला जो हैं वो अब उनको अपॉइंट कर दिया गया है तेलंगाना का। ठीक है, ये पहले हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे, अब उनको तेलंगाना में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो तेलंगाना के गवर्नर कौन हो गए, शिव प्रताप शुक्ला। और वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन हो गए, आरएन रवि। ठीक है, अब उसके बाद क्या कहते हैं कि गवर्नर ऑफ बिहार किसको अपॉइंट कर दिया गया है, तो लेफ्टिनेंट जनरल जो है, ये लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं सैयद अता हसनैन। ठीक है, और इन्होंने अपना बहुत योगदान दिया है इंडियन आर्मी में। और इनका जो अपॉइंटमेंट है स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट को रिफ्लेक्ट करता है, जो कि डिसिप्लिन, गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स को पूरा करेगा। ठीक है, अब आप बात करते हैं कि यूनियन टेरिटरी जो है उसके एडमिनिस्ट्रेशन में किसने चार्ज लिया, हु टुक चार्ज एज अ न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली इन मई 2026। आंसर जो है इसका है तरनजीत सिंह संधू। तरनजीत सिंह संधू, a veteran diplomat and former Indian ambassador to the United States, Sindhu's appointment is seen as a move to bring global administrative expertise and diplomatic fitnesses to the governance of Indian national interest। तो क्या कहते हैं, न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं दिल्ली के कौन हैं,
तरनजीत सिंह संधू को लाया गया है। और दो नए नीति नेशनल पॉलिसी एंड प्लानिंग नीति आयोग जो हैं, दो न्यू फुल टाइम मेंबर्स हैं जो कि रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं नीति आयोग में। वो कौन कौन है? एक तो जोराम अनिया है और एक आर बालू सुब्रमण्यम है। ठीक है, और ये जो अपॉइंटमेंट है, ये जो हमारा थिंक टैंक है नीति आयोग, उसी को थिंक टैंक बोला जाता है। तो जोराम अनिया जो है वो नॉर्थ ईस्ट के रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और आर बाला सुब्रमण्यम जो है उनका जो सोशल डेवलपमेंट में। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस लोगों को लाया गया है यहाँ पर, फुल टाइम जो मेंबर है रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको याद करने ही करने हैं। किसी का भी गवर्नर पूछ लिया जाता है, गवर्नर्स तो फिंगर टिप्स पे होने चाहिए क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि ITTF वर्ल्ड टीम टेबल टेनिस चैम्पियनशिप का जो फाइनल है वो कहाँ पर हेल्ड किया जा रहा है? तो इसका आंसर है लंदन, UK में। ठीक है, अब आते हैं ठीक है, तो जो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन है, ये जो है ये लंदन में, इसका इसीलिए सिग्निफिकेंस है क्योंकि ये सबसे पहले जो फाउंड किया गया था लंदन में हुआ था। इसका सबसे पहला जो वो था वो लंदन में हुआ था 1926 में, और आज ये 100 साल बाद फिर से लंदन में हो रहा है, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये क्या करता है ये इवेंट, ये जो वर्ल्ड के टॉप 40 मेंस और वुमेंस की टीम जो है ना लेके आता है टू कॉम्पीट करने के लिए इंटरनेशनल टेबल टेनिस में। ठीक है, अब इसकी थोड़ी स्टैटिक जीके पे आते हैं। इसकी स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कब फाउंड हुआ था? 1926 में फाउंड हुआ था। इसका हेडक्वार्टर ITTF का लुज़ान, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, और और इसका जो फॉर्मेट है वो क्या है? 1999 से क्या होती है चैम्पियनशिप, दो पार्ट में डिवाइडेड है। इंडिविजुअल इवेंट्स होते हैं जिसे ऑड ईयर्स में होते हैं, और एक टीम इवेंट्स होते हैं इवन ईयर्स में। तो ये वाला जो है 2026 का टीम ईयर है। फर्स्ट एडिशन जो है कि जैसे मैंने बताया 2026 में हुआ था। ठीक है, और जो ट्रॉफीज़ जो हैं वो कि मैन की विनर टीम को दी जाती है, एक तो स्वेथलिंग कप है, और वुमेंस की कोई मार्शल कवेलियन कप है। ठीक है, और ये अदर वेन्यूज़ जो हैं वो 2024 में बुसान साउथ कोरिया में था, 25 में दोहा कतर में था, और 26 में ये लंदन में UK में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इंडियन ग्रैंड मास्टर इज अमंग द टॉप सीड्स पार्टिसिपेटिंग इन द सरदीना वर्ल्ड चेस फेस्टिवल? तो इसका आंसर है मुरली कार्तिकियन। ठीक है, तो जो हमारा थर्ड सर्डिना वर्ल्ड चेस फेस्टिवल है जो कि इटली में शुरू हुआ है मई के 2026 की स्टार्टिंग में, हमारा जो इंडियन ग्रैंड मास्टर है मुरली कार्तिकेयन, जो कि वन ऑफ द टॉप सीडेड प्लेयर्स है इन द ओपन A कैटेगरी में, वो एंटर कर चुका है। ठीक है, और इसके बारे में कुछ जानते हैं कि ये फेडरेशन इंटरनेशनल डेज एस्ट्रियस या फीडेस का फुल फॉर्म है, और ये इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है चेस की, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लुज़ान, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, और ये जो अब ग्रैंड मास्टर क्या है, एक हाईएस्ट टाइटल होता है जो कि एक चेस प्लेयर को दिया जाता है बिसाइड्स वर्ल्ड चैम्पियन, जो कि फीडे के द्वारा अवार्ड किया जाता है। ये लाइफ लॉन्ग रहता है। इंडिया का फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे, 1988 में मिले थे, और इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिला है। और अभी मेजर ध्यानचंद खेल जो कि अब उसका नाम चेंज कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चेस टर्म्स जो हैं जो कि पूछ लिए जाते हैं स्पोर्ट्स में, कौन कौन से? एक तो गैम्बिट है, स्टेलमेट है, कैसलिंग है, और ज़्विग वांग है। ठीक है, इनकी डिटेल्स यहाँ पढ़ लेंगे। और क्या कहते हैं, ये टर्म्स पूछ लिए जाते हैं कि ये टर्म्स किस स्पोर्ट से रिलेटेड हैं। ठीक है, और तो थोड़ा सा मुरली कार्तिकेयन जो है वो 2 टाइम इंडियन नेशनल चैम्पियन है, 2015 2016 में। एंड ठीक है, और उसके बाद क्या कहते हैं, ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडिया स्टेज टू ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम इन्वॉल्व्स अ प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीड रिएक्टर विच ब्रीड्स फ्यूल फ्रॉम विच एलिमेंट? ठीक है, कौन से एलिमेंट से ये फ्यूल लेता है, ब्रीड करता है? थोरियम, जिसका आंसर है थोरियम। ठीक है, अब हम समझते हैं क्या होता है कि देखिए, ये जो हमारा इंडिया के एनर्जी सेक्टर में हमारा एक लैंडमार्क अचीवमेंट है। ये जो द प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीड रिएक्टर है, ये कलपक्कम में है, न्यू दिल्ली में। और इसने ऐसा लैंडमार्क अटैच किया है कि ये अपने सेकंड स्टेज, ये 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है। ठीक है ना, 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जिसमें से वो सेकंड स्टेज में आ गया है। और ये ऐसी रशिया के पास सेकंड कंट्री आ गई है जो कि कमर्शियली स्केल फास्ट ब्रीड रिएक्टर को ऑपरेट कर रही है। ठीक है, और इसमें क्या होती हैं? 3 स्टेज होती हैं, हम समझते हैं। पहला स्टेज जो है वो देखते हैं, जो हमारा पहला स्टेज है। ठीक है, उसमें जो रिएक्टर टाइप होता है, कौन सा रिएक्टर इस्तेमाल होता है? प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर।
ठीक है। और प्राइमरी फ्यूल जो होता है वो नेचुरल यूरेनियम होता है, जो कि प्रोड्यूस क्या करता है, बाय प्रोडक्ट प्लूटोनियम 239। ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेज होती है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ठीक है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो कि जिसमें हमारा बता रहे हैं जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें जो हमारा प्राइमरी फ्यूल लिया जाता है वो प्लूटोनियम प्लस यूरेनियम इस्तेमाल किया जाता है। और वो क्या देता है, यूरेनियम को प्रोड्यूस करता है फ्रॉम थोरियम। ठीक है। यूरेनियम 233 को प्रोड्यूस करता है फ्रॉम थोरियम। फिर स्टेज हमारी 3 आती है जो कि एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर है, जिसमें क्या होता है कि हमारा प्राइमरी फ्यूल थोरियम 232 और यूरेनियम 233 रहता है, और इससे हम प्रोड्यूस क्या करते हैं, यूटिलाइज वास्ट थोरियम रिजर्व। ठीक है। तो ये हमारी 3 स्टेजेस होती हैं। अब क्या है कि आप ये देखिए कि इंडिया जो है ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इंडिया जो है 25% ऑफ वर्ल्ड थोरियम रिज़र्व जो है वो इंडिया कंटेन करता है। और ये जो है कोस्टल एरियाज़ हैं जहाँ पर मोनजाइट सैंड्स हैं, लाइक केरला और उड़ीसा में वहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पर बहुत ही, ठीक है, बहुत ही लिटिल यूरेनियम है। और तो इससे क्या हो सकता है ना कि अगर हम थोरियम के जो भी हमारे डिपॉजिट्स हैं, तो उससे क्या हो सकता है ना कि हमारा जो एनर्जी पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा हमारी जो एनर्जी की दिक्कतें हैं वो हमारी इस चीज़ से रिजॉल्व हो सकती हैं। जहाँ पर हम इंपोर्ट करने के लिए जो भी हमारी एनर्जी नीड्स हैं वो डिपेंडेंट है, अगर हम इसका बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर लेंगे तो जो भी हमारी एनर्जी नीड्स हैं वो हमारी पूरी हो सकती हैं। हम सेल्फ रिलायंट बन सकते हैं एनर्जी के मामले में। ठीक है। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि अकॉर्डिंग टू द रीसेंट अपडेट विच सिटी इज़ इंक्लूडेड टू होस्ट द 18th ब्रिक समिट जो होने वाली है इन 2026 में। इसका आंसर है न्यू दिल्ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कि जो सबसे पहले तो 17 ब्रिक समिट जो थी वो ब्राज़ील में हुई थी। ठीक है। और इसकी जो है चेयरमैनशिप जो है वो रोटेट होती रहती है। और जो है 2026 में मिनिस्ट्री ऑफ MEA ने कंफर्म किया है कि न्यू दिल्ली जो है वो होस्ट करेगा। और अब क्या है कि ये एक जो हमारा पहले ब्रिक था, फिर ब्रिक से ब्रिक्स हुआ और फिर ब्रिक्स प्लस हो गया है अब। ठीक है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। क्या है कि सबसे पहले जो है इसका जो एवोल्यूशन देखते हैं, 2001 में ये ब्रिक था जो कि कॉइंड किया गया था जिम ओनेल के द्वारा। ठीक है। इसकी सबसे पहली फॉर्मल समिट हुई थी रशिया में 2009 में। ठीक है। और फिर 2010 में साउथ अफ्रीका ने इसे ज्वाइन कर लिया था, तो जिससे ये पहले ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया, एस लग गया। अब इसका ये ब्रिक्स प्लस हो गया है क्योंकि 2024 में इसका कौन कौन सी कंट्रीज ने इसने एडिशन हो गया, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान एंड द UAE। ठीक है। अब देखते हैं कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है जो कि इस्टेब्लिश्ड हुआ था 6th ब्रिक्स समिट में 2014 में, जो कि ब्राज़ील में हुई थी। ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई चाइना है। ठीक है। और इसका पर्पस क्या है कि जो टू मोबिलाइज रिसोर्सेज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड ब्रिक्स एंड अदर इमर्जिंग कंट्रीज़। ठीक है। तो अब इस देख लेते हैं कि 2012 में ये ब्रिक्स समिट कब कब इंडिया ने होस्ट की। 2012 में की थी, 2016 में गोवा में हुई है, 2021 में हुई है, और अब ये 2026 में हो रही है। ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो इसमें हमारा फोकस क्या रहेगा, इसमें हमारा फोकस यही रहेगा, रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म, डिजिटल ग्रोथ एंड ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन। इस पे हमारा जो है फोकस रहेगा। और इसमें बेसिकली क्या करना है, डिस्कस ये करेंगे इसमें कि जो अपनी जो US डॉलर पर ट्रेड करने के लिए कंट्रीज़ के बीच में US डॉलर पर जो हमारी डिपेंडेंसी है ना उसको कम करेंगे। इस बार जो हमारा इकोनॉमिक अल्टरनेटिव है हम वो इस्तेमाल करेंगे, एक डिसेंट्रलाइज क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम को डेवलप करेंगे। ठीक है। और ये इस बार क्रूशियल इसलिए भी क्योंकि पहली बार ब्रिक्स प्लस को इंडिया जो है वो होस्ट कर रहा है। ठीक है। अब हम आते हैं हमारे न्यू क्वेश्चन पे। द ई प्राप्ति पोर्टल है जो कि विच वॉज रिसेंटली इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर है EPFO। ठीक है। जो ई प्राप्ति पोर्टल है वो किस ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है, तो इसका आंसर है EPFO। अब देखते हैं। ठीक है। तो ये देखिए EPFO ने क्या किया, एक ई प्राप्ति पोर्टल लॉन्च किया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या होता है ना कि ये EPFO जो होता है, जो भी प्रोविडेंट फंड्स अकाउंट होते हैं, जो कि बंदा जॉब वगैरह कर रहा होता है तो एक फ़ंड में उसका पैसा जमा होता है, जो कि बाद में जब वो रिटायर हो जाता है तो उसको वहाँ से फ़ंड मिलता है या पेंशन मिलती है, तो वो वही एक अकाउंट होता है। तो क्या होता है कि जब कोई बंदा एक जॉब से दूसरी जॉब में जाता है तो वो क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे इनऑपरेटिव अकाउंट्स, डॉर्मेंट PF अकाउंट्स रह जाते हैं,
जिनमें बिलियंस ऑफ रुपीस पड़ा हुआ है, और वहाँ पर क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है क्योंकि अकाउंट लिंक नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें होती जिससे वो पैसा फंसा रह जाता है और लोगों को भी बहुत दिक्कत होती है अपना वो पैसा रिट्रीव करने में। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये लेके आए हैं। और इसमें क्या क्या है, ट्रैकिंग होगी, इनऑपरेटिव अकाउंट से उसको ट्रैक करेगा, ठीक है, आधार बेस एक्सेस देगा, ठीक है, ट्रैक करने के लिए, ठीक है, और आधार बेस आइडेंटिफिकेशन होगा, इंटरमीडिएट्स को एलिमिनेट करेगा, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि इट इज़ स्पेसिफिकली डिज़ाइन टू हेल्प वर्कर्स फाइंड एंड क्लेम पीएफ मनी फ्रॉम ओल्ड जॉब दैट वर नेवर लिंक टू देयर करंट यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए अभी स्ट्रेटेजी के पढ़ते हैं। ईपीएफओ का जो है क्या है, ये 4 मार्च 1952 को स्टैब्लिश हुई थी अंडर एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के तहत। इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, ये उसी मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। और इसने 3 ऐसी स्कीम्स हैं जो कि ईपीएफओ मैनेज करता है। एक तो ईपीएफ स्कीम हो गई 1952 फॉर द एक्युमुलेशन ऑफ सेविंग्स फॉर द रिटायरमेंट। एक ईपीएस होता है, पेंशन स्कीम होती है 1995 फॉर मंथली पेंशंस आफ्टर रिटायरमेंट और फैमिली मेंबर्स इन द केस ऑफ डेथ। और एक ईडीएलआई होता है, इंश्योरेंस स्कीम 1970 से, जो कि लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है 7 लाख का फॉर एम्प्लॉयज इन केस ऑफ डेथ वायलेंस सर्विस, ठीक है। अब ये देखते हैं कि यूएएन क्या होता है। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक 12 डिजिट नंबर होता है जो कि एवरी कंट्रीब्यूटिंग मेंबर को मिलता है, और एक इट इज़ एन एक्ट एज एन अम्ब्रेला फॉर मल्टीपल मेंबर आईडीज़ अलॉटेड बाय डिफरेंट एम्प्लॉयर्स, ठीक है। और अब ये देखिए एक कॉमन कन्फ्यूजन यहाँ पर क्या हो सकता है, प्राप्ति और ई प्राप्ति। प्राप्ति जो है वो लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ पावर में, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, और ई प्राप्ति जो है वो ईपीएफ आधार बेस्ड एक्सेस पोर्टल है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है विच स्टेट रिसेंटली। देखिए मैं इतना सारा थ्योरी हमारी स्ट्रेटेजी के, बट मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। जितना क्वेश्चन है उससे ज़रूरी जितना है, और जो हमारा स्टैटिक जीके में हमारे और क्वेश्चंस बन सकते हैं, और जितना ज़रूरी है आपको शॉर्ट से शॉर्ट और कम टाइम में जिससे आप कर सको। वरना थ्योरी तो एक क्वेश्चन में बहुत सारी बन सकती है, ठीक है, बट वो उस थ्योरी का फ़ायदा ही क्या जब आप उसे रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च इट्स फर्स्ट मशरूम मिशन टू बूस्ट फार्मर्स इनकम। तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। अब देखते हैं कि देखिए ये इसमें क्या है कि जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, इनके चीफ मिनिस्टर कौन है, एन चंद्रबाबू नायडू, जिन्होंने क्या है कि फर्स्ट डेडिकेटेड मशरूम मिशन लॉन्च किया है, जिसमें मैसिव इन्वेस्टमेंट किया है 13,000 करोड़ का। और इनका गोल क्या है कि स्टेट को लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मशरूम बनाना है, जिसमें ये इनका टोटल प्रोडक्शन कितना करेंगे, 67,500 टन का, ये कि जो कि अभी जो लीडर है मशरूम में बिहार है उसको सरपास करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें पहली बात तो ये क्या है कि ये द मिशन जो है ट्रेडिशनल क्रॉप से हाई वैल्यू एग्री बिजनेस पे शिफ्ट करेगा, और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओवर 1.62 लाख प्रोडक्शन यूनिट जो है वो इस्टेब्लिश करेगा अक्रॉस द स्टेट। इसमें वुमेन एम्पावरमेंट होगी, सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू ये वुमेंस को इंक्लूड करेगा, ठीक है। लोकल एम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डेवलप करेगा, और लार्ज स्केल सब्सिडी दी जाएगी इसमें, 40% सब्सिडी देगी सरकार इसमें, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 5,184 करोड़ का होगा, जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों शेयर करेंगे, ठीक है। और ठीक है, तो इसमें क्या है कि कमर्शियल वेएबल वेराइटीज़ लाइक मिल्की, पैडी स्ट्रो एंड बटन मशरूम्स जो है द स्टेट इंटेंट्स टू बिल्ड ए रोबस्ट वैल्यू चेन फॉर डोमेस्टिक सप्लाई इंटरनेशनल एक्सपोर्ट। अब आप बात करते हैं इसकी स्ट्रैटेजी के बारे में कि अभी सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, बिहार है, जो कि रफली 45,000 टन का करना चाहता है, और ये सरकार जो है 67,500 टन का करेगी, ठीक है। और इसके बाद महाराष्ट्र है और उड़ीसा है, ठीक है। अब मशरूम के बारे में जानते हैं, ये बेसिकली फंगी होता है, प्लांट नहीं होता। ये लैक क्लोरोफिल एंड ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिच इन प्रोटीन होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, विटामिन डी होता है, लो इन कैलोरीज होता है, ठीक है। और आप देख लीजिए, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट हो गया इसका, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। और ये इसमें 13,000 करोड़ का मैसिव इन्वेस्टमेंट करेगी सरकार, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर एंड सीएफओ फॉर द पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका आंसर है राजेश कुमार अग्रवाल, ठीक है। तो अब देखते हैं कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है ये एक प्रीमियर नवरत्न है, पीएसयू है, जिसने अपना अपॉइंटमेंट किया है न्यू डायरेक्टर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का, ठीक है। और अब हम बात करते हैं पीएफसी के बारे में कि ये पीएफसी
16 जुलाई 1986 को इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, ये महारत्न है। ये महारत्न CPSE थी, जो कि नवरत्न से महारत्न स्टेटस पर आई थी ये अक्टूबर 2021 में। इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आएगी ये। ठीक है, इसके अंदर पावर के अंदर आएगी ये, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, इसका प्राइमरी रोल क्या है? ये फाइनेंशियल बैकबोन है इंडियन पावर सेक्टर की। लोन्स एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट पावर यूटिलिटीज, सेंट्रल पावर सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर पावर को ये बेसिकली लोन देती है। ठीक है, और अब हम आते हैं इसका जो अपॉइंटमेंट है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है? बेसिकली इंटरनल एलिवेशन। ठीक है, एंड इनको बेसिकली ये पहले जो थे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, तो इनको प्रमोट कर दिया गया है। एक्सटेंसिव बिकॉज एक्सपर्टीज़ है इनका, स्ट्रेटेजी रोल है, डाइवर्स बैकग्राउंड है। ठीक है, और इससे पहले भी इन्होंने इन्हीं पर NTPC वगैरह में इन्होंने काम किया था, अदर पावर सेक्टर पर, तो आप देख सकते हैं ये। ठीक है, और अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि विच कंट्री हैज़ रिसेंटली परचेज द ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल फ्रॉम इंडिया इन 2026 में? तो इसका आंसर है इंडोनेशिया। ठीक है, ये थोड़ा सा पुराना करंट अफेयर्स हो गया, मार्च 2026 का था। ठीक है, आज चलो आपका रिवीजन हो जाएगा। और जो है, ठीक है, ये जो है आप इसका थोड़ा सा मार्च 2026 में इंडोनेशिया जो है एग्रीमेंट में आ गई थी इंडिया के साथ, जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम है उसको प्रोक्योर करने के लिए। और इनकी जो डील हुई है वो टोटल 200 मिलियन एंड $350 मिलियन के बीच की हुई है, और ये कि आत्मनिर्भर भारत के लिए डिफेंस एक्सपोर्ट में सिग्निफिकेंट स्टेप है। ठीक है, और जो ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम है एक जॉइंट वेंचर है इंडिया एंड रशिया के बीच में। तो बेसिकली ठीक है, ये लैंड से लॉन्च कर सकते हैं, सी से लॉन्च कर सकते हैं, एयर से लॉन्च कर सकते हैं। इसकी स्पीड है 2.8 से 3.0 मैश एंड ठीक है, और ये जॉइंट वेंचर है जिसमें आपको बेचने के लिए NOC भी लेना पड़ेगा रशिया से। ठीक है, ठीक है, सबसे पहली जो डील हुई थी वो फिलीपींस के साथ हुई थी 2022 में, और ये हमारी सेकंड डील है जो इंडोनेशिया ने परचेज़ किया है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अकॉर्डिंग टू द रीसेंट नोटिफिकेशन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री रिगार्डिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रूल्स अंडर फेमा, व्हाट इज़ द मैक्सिमम परमिसिबल स्टेक हेल्ड बाय द चाइनीज़ और हांगकॉन्ग बेस्ड एंटिटीज इन ए फॉरेन फर्म दैट अलाउज इट टू इन्वेस्ट इन इंडिया बाय द ऑटोमेटिक रूट? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। इसका आंसर है 10%। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ये है क्या। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने क्या किया है कि जो फेमा था उसमें एक अमेंडमेंट लेके आए हैं। फॉरेन एक्सचेंज FDI को मैनेज करता है बेसिकली इसके रूल्स के थ्रू, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेट एक्ट। इन्होंने क्या किया, इसमें थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया है। पहले क्या था, पहले ये था देखो अभी जो नया रूल है वो क्या है कि जो फॉरेन कंपनीज़ हैं, फॉरेन कंपनीज़ अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहती इंडिया में, बट उनकी जो कंपनीज है उनमें अगर 10% स्टेक तक है कौन सी कंट्रीज से जो कि इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर कर रही हैं, जाके प्राइमरली चाइना एंड हांगकॉन्ग, तो वो ऑटोमेटिक रूट के थ्रू अब इन्वेस्ट कर सकती हैं। पहले नहीं कर सकती थी, लेकिन अभी भी उनके पास कंट्रोलिंग राइट्स नहीं होंगे। ठीक है, अभी भी उनके पास कंट्रोलिंग राइट्स नहीं होंगे। अभी हम समझते हैं कि ये क्या होता है। देखिए थोड़ा सा समझते हैं कि जो फेमा है वो पहले एक फेरा एक्ट था, उसको रिप्लेस करके 1999 में ये फेमा लेके आए हैं। ठीक है, ये लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है और जितने भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस होंगे। ठीक है, अब उसमें इन्वेस्टमेंट रूल्स क्या है, इसके रूट्स दो हैं, एक ऑटोमेटिक रूट से और गवर्नमेंट रूट है। ऑटोमेटिक रूट में क्या होता है कि RBI से कोई प्रायर अप्रूवल नहीं लेना। ठीक है, और गवर्नमेंट इज़ रिक्वायर्ड है, और गवर्नमेंट रूट में पूरा मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट से आपको लेना पड़ेगा, जो भी इसकी नोडल मिनिस्ट्री होगी वहाँ से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब इसकी जो नोडल एजेंसी कौन सी है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है। ठीक है, DPIIT, जो कि एक प्रेस नोट इशू करती है अगर उसे फॉरेन डायरेक्ट पॉलिसी को चेंज करना होता है, जो कि बाद में लीगल फाइनेंस मिनिस्ट्री उसे लीगलाइज कर देती है। ठीक है, अब लैंड बॉर्डर कंट्री से आपको पता है कि हम 7 कंट्रीज़ के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, पहले क्या था कि इन कंट्रीज से अगर थोड़ा सा भी किसी फर्म के अंदर अगर स्टेक है तो वो अप्रूवल रूट इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, वर ऑल वर अंडर द रेस्ट्रिक्टेड अप्रूवल रूट के अंदर जो थे। ठीक है, अब क्या है ठीक है, तो अब क्या कर दिया इन्होंने, ये इस चीज़ को अलाउ कर दिया है कि अभी
क्या कहते हैं कि आप ऑटोमेटिक रूट के थ्रू इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सकता है अगर 10% तक ही इन कंट्रीज़ का स्टेक है तो। ठीक है, अब ये अमेंडमेंट क्यों था? ज़ीरो टॉलरेंस को हमने एंड कर दिया है। ठीक है, अंडर प्रेस नोट 3 अगर 0.00% का भी शेयर होता था इन कंपनीज इन कंट्रीज़ का, चाइनीज़ या हांगकॉन्ग एंटिटी, तो फिर क्या होता था कि बहुत लंबा गवर्नमेंट अप्रूवल प्रोसेस लग जाता था और बहुत ज़्यादा रेड टेपिज़म वही समझ लो होता था। ये पॉलिसीज़ क्यों लाई गई हैं? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग जो है, मनी लॉन्ड्रिंग को बचाने के लिए ये सारी लाई गई हैं। ठीक है, और ठीक है, अब जो है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत जो है ये 60 डे फास्ट ट्रैक अप्रूवल विंडो कर दी है। ठीक है, 60 डे हैज़ ऑल्सो इंट्रोड्यूस फॉर जिनका भी 10% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है ना, उनके लिए भी 60 डे फास्ट ट्रैक अप्रूवल कर दिया है गवर्नमेंट ने। ठीक है, ठीक है, और जो कंपनियां टोटली चाइना और हांगकांग की ही हैं तो उनको तो 100% गवर्नमेंट अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, अब आप समझ गए ना ये फेमा का क्या रूल है, 10% स्टेक क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें घुमा के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट पर कि वो रिसेंटली बिकेम द यंगेस्ट इंडिविजुअल टू सक्सेसफुली स्विम अक्रॉस द पाक स्ट्रेट। तो इसका आंसर है ईशांक सिंह। ठीक है, ईशांक सिंह का क्या है, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है यंगेस्ट इंडिविजुअल का कि पाक स्ट्रेट को, जो कि एक 29 किलोमीटर का स्ट्रेच है श्रीलंका और इंडिया के बीच में, ठीक है, उसको इन्होंने स्विम करते हुए क्रॉस किया हुआ है। एंड यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट पाक स्ट्रेट स्विमर में इनको काउंट किया जाएगा। अब पाक स्ट्रेट के बारे में जानते हैं। ये क्या है कि एक दर्रा है, पाक स्ट्रेट है बिटवीन तमिलनाडु और मन्नार डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थन प्रोविंस ऑफ श्रीलंका के बीच में। ये बे ऑफ बंगाल एंड पाक बे को कनेक्ट करता है। ठीक है, और इसके जो सदर्न एंड ऑफ पाक स्ट्रेट है, सदर्न एंड ऑफ पाक स्ट्रेट लाइज ए चेन ऑफ लो आइलैंड्स एंड रीफ शोल, जिसे राम सेतु कहा जाता है। भगवान श्री राम ने माता के लिए बांधा था, माता को वापस लाने के लिए। ठीक है, विच कनेक्ट्स धनुषकोडी टू तलमनार। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही है, आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बस इनका नाम इंपॉर्टेंट है, उतना याद रखना दिमाग में, और कुछ ज़्यादा इसमें लग नहीं रहा है इंपॉर्टेंट। जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है हैज़ ईयरमार्क्ड ओवर 20 एकर्स ऑफ लैंड टू डेवलप इंडियाज़ फर्स्ट AI सिटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। ठीक है, तो इसका आंसर है लखनऊ में AI सिटी बनेगी हमारी। और उत्तर प्रदेश हाउसिंग डेवलपमेंट ने अप्रूव कर दिया है AI सिटी के लिए लखनऊ में। इस प्रोजेक्ट की जो वैल्यूएशन है 368 करोड़ है लैंड अलोन की, और 10,732 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें। ठीक है, उत्तर प्रदेश को एक ग्लोबल हब बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, आप देख रहे हैं धीरे धीरे हर स्टेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है। हर चीज़ में आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थ केयर में आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपका टेक्नोलॉजी में ला रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए ला रहे हैं, हर एक चीज़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सरकार काम कर रही है। ठीक है, और ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें क्या होगा कि 60-40 होगा, मॉडल पे काम करेगा। 60% डेडिकेट रहेगा कोर AI इनोवेशन के लैब्स एंड टेक्स पर, 40% रहेगा रेसिडेंशियल एंड सोशल एमिनिटीज़ प्रोवाइडिंग ए मॉडर्न सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। ठीक है, और नेशनल ये जो प्रोजेक्ट है वो जो इंडिया AI मिशन जो है उसको अलाइन करता है, जो कि 2024 में यूनियन कैबिनेट से अप्रूव हुआ था 10,000 करोड़ के। उसमें नोडल एजेंसी कौन सी है? यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड इन कोलेब्रेशन विद द हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड। यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल लगेगा। ठीक है, और लखनऊ में और क्या क्या है? IIM लखनऊ है, IIIT लखनऊ है, जो कि ऑलरेडी AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को दर्शाते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए AI सिटी लखनऊ में डेवलप होने वाली है। इसका जो है सबसे पहले 20 एकड़ पर इसका फर्स्ट फेज चालू होगा और टोटल 70 एकड़ है, जो कि ठीक है, वृंदावन योजना और नदरगंज एरियाज टू द स्टेट ऑफ द स्टेट हॉस्पिटल। अब हम आते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द मझा गांव आरोग्य समापन गांव माई विलेज हेल्दी विलेज कंपेन जो है वो एम्ड एट प्रोवाइडिंग डोर स्टेप मेडिकल केयर टू रूरल पॉपुलेशन किस स्टेट के द्वारा लॉन्च हुई? इसका नाम से ही लग रहा है, थोड़ा मराठी है, महाराष्ट्र। ठीक है, और ये थोड़ा सा पुराना हो गया है, करंट अफेयर्स रिवाइज हो जाएगा आपका। इन्होंने ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये जो है वो लॉन्च की हुई है। इसमें क्या है कि डोर टू डोर स्टेप हेल्थ केयर आपको फैसिलिटी मिलेगी। ठीक है, डोर स्टेप हेल्थ केयर फैसिलिटी मिलेगी, और प्रिवेंटिव फोकस होगा,
जिसमें क्या कहते हैं, जो कि हाइजीन, न्यूट्रिशन और ठीक है, बीमारी से पहले आपको क्या क्या प्रिवेंशन लेना है जिससे बीमारी ना हो वो। और उसके बाद क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन ड्राइव होगी, स्पेशलाइज्ड हेल्थ ड्राइव्स होगी, सेल्फ रिलायंट विलेजेस होंगे, ठीक है, जो कि अपने हेल्थ इश्यूज़ को मैनेज कर सकते हो। अब इसमें देखते हैं, आप तीन चीज़ें याद रखिए। ये जो है नेशनल हेल्थ मिशन जो है लोग उसके लॉन्च हुआ था, जो रूरल हेल्थ केयर इंडिया एक नेशनल हेल्थ स्कीम है जो कि 2013 में लॉन्च हुई थी, जिसने NRHM और NUHM को सब्स्यूम कर लिया था, इम्प्रूविंग हेल्थ स्टैंडर्ड को। इसमें तीन तरीके की देखिए चीज़ें होती हैं, सब सेंटर होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, कम्युनिटी और हेल्थ सिस्टम के बीच में पहला सेंटर है वो आपको रेफ़र करेगा कहाँ पर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर, जो कि जहाँ पर एक मेडिकल ऑफिसर बैठता होगा। फिर वो जो है आपको आप वहाँ से फिर आप कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स पर जा सकते हैं, जहाँ पर 30 बेड हॉस्पिटल होगा, जहाँ पर स्पेशलिस्ट होंगे, सर्जन्स होंगे, ऑब्स्टेट्रिशियंस होंगे, ठीक है। और महाराष्ट्र की और भी स्कीम्स है, महात्मा फूले जन आरोग्य योजना, और ये जो है बेसिकली जो वर्ल्ड हेल्थ डे था ना, उसके लिए ही सरकार ने उसके उपलक्ष्य में पहले ही लॉन्च की थी ये, ठीक है। अब क्या कहते हैं, तो ये हमारे आज के करंट अफेयर्स थे जो कि अब हमारे कंप्लीट हो गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, इसमें मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट एंड लिमिटेड बताया है, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट एंड लिमिटेड मैंने आपको इसमें बताया है। और क्या कहते हैं, इसको आप रिवाइज़ कर सकते हो। इसकी स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है बहुत बड़ा बड़ा मैंने स्टैटिक जीके का इसमें इंक्लूड किया है, क्वेश्चंस और स्टैटिक जीके वन लाइनर के फॉर्म में आप रिवाइज़ कीजिए। मैं आपको इसकी PDF शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। और आपको इसमें अपनी सबसे बड़ी बात है कि आप इसको कंटिन्यूटी बना के रखिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप एक या तो इसके नोट्स बना लीजिए स्टैटिक जीके के, नहीं है तो आप PDF अपने पास रखिए, PDF से रिवाइज़ कीजिए। मैं और एक नई सीरीज़ लेके आने वाला हूँ जिसमें हम लोग वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स भी लेते हैं। अगर आप लोग मोटिवेट करेंगे, अगर आप लोग कमेंट्स में डालिए आपको कौन कौन सी सीरीज़ चाहिए, और जितना मुझे इस पर आप लोगों का प्यार मिलेगा और मोटिवेशन मिलेगा, आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं और ज़्यादा मोटिवेट होकर और बहुत सारी चीज़ें करने वाला हूँ इस चैनल के लिए, ठीक है। और मेरे चैनल पे SSC मास्टरग्राम टेलीग्राम इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल SSC मास्टर क्लास अकेडमी नाम से आपको एक टेलीग्राम चैनल बनेगा, जिस पर ये इसी जो चैनल का लोगो है वही लोगो लगा हुआ है, आप उस पर जाइए, ठीक है। उस चैनल को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल को, और अपने दोस्तों को बताइए और PDF डाउनलोड कीजिए, ठीक है। और इस चैनल पर और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, SSC CGL 2026 की कैसे आपको तैयारी करनी है उसकी स्ट्रैटेजी डली हुई है, कंप्लीट स्ट्रैटेजी उसकी डली हुई है, और बहुत सारे जितने भी अभी पुराने करंट अफेयर्स के जो वीडियो मैं डाल चुका हूँ उसको भी आप रिवाइज़ करिए, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।